या कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी, आपका उसके हवाले से सेटिस्फाई होना, कमिटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस एक लॉन्ग जर्नी होती है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही कंप्लीट कर लेना है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। आपने इनिशियल डिपॉजिट होता है वो यूनिवर्सिटी का, वो आपने पे करना होता है, और आपका जो टीवी सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाता है। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो ये है कि आप यूके का स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है, या कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी ताकि आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली गो थ्रू हो सके। अगर आप लोग हमसे करवाना चाह रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यूके के वाले से ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो तरफ और देखते हैं कि आप यूके का स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूँ वो ये है कि जब भी आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी काम आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो वो आपका उसके हवाले से सेटिस्फाई होना, कमिटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस एक लॉन्ग जर्नी होती है। इस ऑल डिपेंड कि आप किस कंसल्टेंट से करवा रहे हैं या आपका जो केस है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हैं और आप मिड प्रोसेस अब ये कह देंगे कि यार मैं अभी ये प्रोसेस नहीं कंटिन्यू करना चाह रहा, तो वो अच्छा खासा अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कंसल्टेंट के लिए, क्योंकि उसमें उनका टाइम, एनर्जी, अभी अच्छी खासी उन्होंने एफर्ट्स डाली होती हैं। और अगर आप मिड डे ये प्रोसेस रुकवा देंगे या आप किसी वजह से बैकआउट कर रहे होंगे तो उनके लिए काफ़ी वो क्या कहते हैं ना, डिसहार्ट हो जाते हैं वो भी। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि सबसे पहले आप सोचें, समझें और चीज़ों को देखें। और आपको किसी वजह से कोई कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करें। और जब आप 100% रेडी हों और आपको पता है कि अब मैं ये चीज़ें कवर अप कर लूँगा, देन उसके बाद ही आप वो प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा या फिर करवाइएगा। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने दो चीज़ें पहले से ही उनको स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको पता है कि आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली यूरोप में, तो आपको आइट्स रिक्वायर्ड होगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स रिक्वायर्ड होगा। आपने क्या करना है कि आपने उसको पहले से स्टार्ट कर लेना है या आपने उस कोर्स को क्लियर करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करवाना है। सेकंड चीज़ ये है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को साथ ही स्टार्ट कर देना है ताकि मिड प्रोसेस आपको किसी न किसी हवाले से डिले का सामना ना करना पड़े। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही कंप्लीट कर लेना है या फिर साथ ही इनको स्टार्ट कर देना है। एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप यूके में आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका जो बैचलर है वो 4 इयर्स का होना चाहिए। अगर आपका 2 इयर्स का है तो आप यहाँ यूके में मास्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, देन उसके साथ ट्रांसक्रिप्ट होगी, उसके साथ साथ 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होंगे आपकी इंस्टीट्यूशन से। अगर आपका स्टडी गैप है तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस लेटर भी रिक्वायर्ड होंगे ताकि आपका जो स्टडी गैप है उसको कवर अप किया जा सके। और उसके अलावा आप एसओपीज भी रिक्वायर्ड होंगे जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं आपके बिहाफ पे। तो बेसिकली ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे जी अपने कंसल्टेंट को, और कंसल्टेंट आपके बिहाफ पे डिफरेंट ऑप्शंस को देखेगा और जिस यूनिवर्सिटी ने आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट कर लिए तो वो आपको मेल करेंगे जी इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू भी डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपका जो केस है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, स्टडी गैप ज़्यादा तो नहीं है, तो आपका इंटरव्यू ए भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। इस ऑल डिपेंड कि आपका केस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस हवाले से मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो देख सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में या फिर आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाएगा तो आपको एक ऑफर लेटर आ जाता है जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपने कंडीशंस पूरी करनी होती हैं, उसके बाद आपको कैश इशू कर दिया जाता है। उसमें कंडीशन किस किस्म की हो सकती हैं, सबसे पहले ये होता है कि आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स है वो प्रोवाइड करना होता है अगर आपने स्टार्ट में प्रोवाइड नहीं किया होता। सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपने इनिशियल डिपॉजिट होता है वो यूनिवर्सिटी का, वो आपने पे करना होता है। तीसरी चीज़ आ जाती है आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जो कि बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी कि आपने स्टार्ट से ही प्रिपेयर कर लेनी है। अगर आप स्टार्ट से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो देन आपको फिर यहाँ पे 28 डेज़ वेट करना होगा। जैसे ही आपकी जो बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होगी उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करेंगे एंड देन उसके बाद आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा जो कि अनकंडीशनल होगा। यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी जो बैंक स्टेटमेंट का टाइम पीरियड है वो कैसे कंसीडर किया जाता है या उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।
लेट्स सपोज के 1 जनवरी को आपकी जो बैंक स्टेटमेंट अमाउंट है वो कंप्लीट हो जाती है, तो आपने 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के दरमियान कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी। ये जो 28 दिन होंगे ये आपकी बैंक स्टेटमेंट का जो टाइम पीरियड है वो कंसीडर किया जाएगा। आप इसमें 1 या 2 ट्रांजैक्शन इसलिए कर सकते हैं, वो भी अपनी छोटी अमाउंट करनी है ताकि उनको लगेगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव है। और जैसे ही आपकी जो बैंक स्टेटमेंट के 28 दिन कंप्लीट होंगे, वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैच्योर हो जाएगी। आप उसका प्रिंट आउट लेंगे, वो आप यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करेंगे एज ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर होगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जी। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है वो है जी टीबी टेस्ट। आपने अपना ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट भी करवाना होता है और ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी यूके के लिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। आपको टीबी टेस्ट करवाने के लिए डेफिनेटली आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अपॉइंटमेंट 1 माह या 2 माह के बाद की मिलती है। इससे आपका जो प्रोसेस है वो डिले होने का खतरा होता है। तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटी भी है कि हम आपको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट भी लेके देंगे, जिससे आपका जो प्रोसेस है वो डिले नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करते चलूँ कि टीबी टेस्ट की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ होती है। अगर खुदा ना से आपका प्रोसेस डिले हो जाता है किसी वजह से और आपका जो टीबी सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाता है, तो इस केस में आपको टीबी टेस्ट दोबारा भी करवाना पड़ सकता है। ये तमाम कंडीशंस पूरी करने के बाद क्या होगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कैश लेटर इशू किया जाएगा। कैश लेटर मिलने का मतलब ये है कि आपको जो 50% वीज़ा है ना वो गारंटेड हो चुका है और बाकी जो 50% वीज़ा है वो आपका डिपेंड कर रहा होता है एम्बेसी इंटरव्यू पे। जितना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपको वीज़ा मिलने के। और आपका एम्बेसी इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो इसमें 100% चांसेस हैं आपको वीज़ा मिल जाएगा। एम्बेसी इंटरव्यू के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो उस हवाले से भी एक डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, आपने उनके क्या आंसर करने हैं, तो वो भी आपको इस चैनल मिल जाएगा। आप उसको भी ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ही आपने एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जाना है। तो कैश लेटर के मिलने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने अपना जो वीज़ा है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको 2 फीसेस भी पे करनी होंगी, एक एम्बेसी फ़ीस आपने पे करनी है, दूसरा आपने अपनी जो इंश्योरेंस है IHS फ़ीस है वो आपने पे करनी होगी। और यहाँ वीज़ा अप्लाई करते हुए आपने एक और चीज़ ये भी करनी है कि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ऑप्शन होती हैं और आपने उनको भी अपलोड ज़रूर करना है, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, आपका कैश लेटर हो सकता है, आपके कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं स्टडी गैप के हवाले से, वो आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं। कहने का मतलब है कि ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी आपके स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपलोड किए बिना आप एम्बेसी चले जाएंगे अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो आपको अच्छा खासा चार्ज करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके जाएँ और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ पे जाएँ, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाएंगे और आपका जो स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी VFS की तरफ से कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिसीव हो चुके हैं और आपका जो वीज़ा है वो अंडर प्रोसेस है। ईमेल आने के कुछ ही दिन बाद आपको एम्बेसी की तरफ से भी ईमेल आ जाएगी इंटरव्यू के हवाले से कि आपका इंटरव्यू इस दिन है और आपको तमाम डिटेल वगैरह दे दी जाएगी, टाइम, लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। नॉर्मली ये जो इंटरव्यू होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे या फिर फ़ोन कॉल भी आ सकती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो आपको एम्बेसी भी बुला लेते हैं। इस ऑल डिपेंड कि आपके जो केस की नोयत है वो क्या है, कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच किए गए हैं। अदरवाइज़ आपको अच्छा खासा झंझोड़ा जाएगा, उसके बाद ही आपको येस या नो की जाएगी और खुदा न खास्ता आपको यहाँ पे रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कि हम उनके लिए अपील के लिए जाते हैं। उनका जो AR की जो फैसिलिटी होती है, जो अपील होती है, हम उसकी तरफ लेके जाते हैं और हम जो स्टूडेंट का जो केस होता है वो आखिरी दम तक लड़ते हैं। अगर उन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया है तो हमारी भी यही जिम्मेदारी है कि हम उनका ट्रस्ट ना तोड़ें और आखिरी दम तक लड़ें। तो अभी तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अपील में केस किए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं और हमारी ओवरऑल जो रेशियो है वीज़ास की वो तकरीबन 90% है और आप लोग भी हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं जी। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो किसी हवाले से, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।